वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नवे जमात का अजीज तलबा व तालिबात, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं का। और कल हमने जो नया यूनिट स्टार्ट किया था उसका नाम था फॉरेस्ट सोसाइटी। फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। तो इसका इंट्रोडक्शन हमने कल पढ़ा था, इसका तारफ हमने थोड़ा बहुत किया था। और इसी सिलसिले में आज जो हमारा का मौजू है वो है वाइड डिफॉरेस्टेशन। कि लास्ट में हमने देखा जो पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन था, पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन 1700 से 1995 तक का पीरियड, जिसको हम पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम से जानते हैं, उसमें हमने देखा कि वर्ल्ड का तकरीबन 10% 9.3% एरिया ऑफ वर्ल्ड वायर क्लियर्ड फ्रॉम फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट एरिया दुनिया का तकरीबन 10% एरिया जो फॉरेस्ट एरिया वो क्लियर किया गया कि इसके लिए इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, कल्टीवेशन के लिए या बाकी सारे कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए। तो ये हमने देखा कि इस पीरियड के दौरान जो थे फॉरेस्ट जो थे वो गायब होना शुरू हो गए। फॉरेस्ट की जो तादाद थी, इसका जो एरिया था, उसकी जो ये थी क्वांटिटी थी वो कम होने लगी। और इसे इसका हम कहते हैं ये द डिसअपीयरेंस ऑफ फॉरेस्ट, द डिसअपीयरेंस ऑफ फॉरेस्ट्स, या हम ये भी कह सकते हैं कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट, कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट्स ऑन ए लार्ज स्केल, ऑन ए लार्ज स्केल। इसको हम डिफॉरेस्ट कहें। डिसअपीयरेंस ऑफ फॉरेस्ट्स is referred as deforestation और cutting down of forests on a large scale is called as deforestation। ये जो deforestation है ये कोई रिसेंट फिनोमेना नहीं है, ये कोई रिसेंट प्रॉब्लम नहीं है, ये सदियों से चली आ रही है। इट इज एन ओल्ड centuries old प्रोसेस। लेकिन क्योंकि हमने जो एक और टॉपिक टच किया कॉलोनियल, ये जो कॉलोनियल पीरियड था किसी भी मुल्क के लिए, उसका जो कॉलोनियल पीरियड था उसमें ये प्रोसेस यानी कि प्रोसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्या बन गई, सिस्टमैटिक। क्या बन गई, सिस्टमैटिक एंड एक्सटेंसिव, सिस्टमैटिक एंड एक्सटेंसिव, यानी कि इसका फैलाव बहुत ज्यादा हुआ इन मुल्कों। इस पीरियड के दौरान जब किसी मुल्क ने दूसरे मुल्क पे कब्जा किया, जो लोग गुलाम बनाए, जिस मुल्क पे कब्जा किया गया, वहां हुक्मरान करने वाला मुल्कों ने इस निज़ाम को अच्छी तरह से सेटअप किया था और इसको बहुत ज़्यादा इसका फैलाव यानी कि बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया क्लियर किया गया। किस पर्पज़ के लिए, इसी कल्टीवेशन पर्पज़ के लिए, किसी और पर्पज़ के लिए। तो जैसे कि सबको पता है जो ही पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, जो ही पॉपुलेशन, चूंकि वर्ल्ड एवरी पासिंग डे द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इंक्रीजेस, पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इंक्रीजेस, जो ही वर्ल्ड की पॉपुलेशन इंक्रीज होती रही, एज पॉपुलेशन इंक्रीजेस similarly at the same time demand for food grains went down। ग़िज़ाई अजनास की जरूरत भी ज्यादा से ज्यादा पड़ी। इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो पीजेंट्स थे, ये जो जिम्मेदारी का काम करने वाले लोग थे, उन्होंने अपने जमीन की बाउंड्री, अपने इनका ये जो इनका जमीन एरिया था, किस लिए, कल्टीवेशन पर्पस के लिए जो इनको एरिया दिया गया था, इसको इन्होंने एक्सटेंशन शुरू किया। इसका इन्होंने एक्सटेंशन शुरू किया बियॉन्ड बाउंड्रीज, यानी कि जो इसकी असल बाउंड्रीज थी उसके अलावा इसने बाउंड्री यानी कि जो इनका एग्रीकल्चर एरिया था उसको उन्होंने फैलाना शुरू किया। कैसे, बाय क्लियरिंग फॉरेस्ट, बाय क्लियरिंग फॉरेस्ट, क्योंकि जो डिमांड बढ़ रही थी फूड ग्रेन्स की, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड ब्रेकिंग न्यू लैंड, एंड ब्रेकिंग ऑफ न्यू लैंड, यानी कि नए जमीन को उन्होंने एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया। लेकिन ये नया जमीन कहां से आया, बाय क्लियरिंग फॉरेस्ट एरिया, बाय क्लियरिंग फॉरेस्ट एरिया, यानी कि ट्रीज को, फॉरेस्ट एरिया जो था उसको क्लियर किया गया, तो उसको कल्टीवेटेड एरिया में तब्दील किया ताकि जो डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स थी ये कंप्लीट हो जाए, ये बराबर हो जाए। दूसरी बात, ये जो ब्रिटिश है, ब्रिटिशर्स थे,
हम इंडिया की बात करें, ब्रिटिशर्स encouraged the production of common crops, encouraged the production of commercial crops. Commercial crops like jute, sugar beet, like jute, sugar, wheat and cotton. कमर्शियल क्रॉप्स किन क्रॉप्स को कहते हैं? जो हमें जब हम क्रॉप बेचेंगे तो वहां से हमें पैसा भी मिलेगा, यानी कि वो क्रॉप्स जो हमें खुद भी दरकार, लेकिन इनकी प्रोडक्शन इतनी होगी कि ये हम बाजार में भी, मार्केट में भी लेके जाए और हम इस पे क्रॉप पे बिजनेस कर सकें, इस क्रॉप पे बिजनेस कर सकें। यानी कि लोकल क्रॉप जो थे, उन्होंने कहा लोकल क्रॉप्स के साथ साथ ये जो कमर्शियल क्रॉप्स है, ये जो बाजार में बेचने वाले जो ये फल थे या बाजार में बेचने वाले जो ये क्रॉप्स हैं, इनके भी आप यहाँ पे एग्रीकल्चर करो। लाइक उसमें जूट की इन्होंने काश्त शुरू की, शुगर कैन की और व्हीट की और कॉटन की। उससे क्या हुआ? इसके अलावा यूरोप में क्या हो रहा था, इन्होंने ये काम हिंदुस्तान में शुरू किया, यानी कि ब्रिटिशर्स जिन्होंने हिंदुस्तान पे कब्जा किया था, जो हिंदुस्तान पे हुक्मरानी कर रहे थे, इन्होंने हिंदुस्तान में इन क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस किया। यानी कि हिंदुस्तान की जमीन को हिंदुस्तानी जो काश्तकार थे, हिंदुस्तान में के जो काश्तकार थे या जमीन का काम करते थे, जमीन एग्रीकल्चरलिस्ट जो थे या फार्मर जो थे, उनको बोला आप ये फसलें भी हमारे लिए लगा, क्योंकि बरतानिया में जो थी वहां जो अर्बन पॉपुलेशन थी, अर्बन पॉपुलेशन की उसको फूड ग्रेन्स की जरूरत थी, ग्रेन्स नीडेड, उस पॉपुलेशन को फूड ग्रेन्स की जरूरत थी। और ये फूड ग्रेन्स पूरा करने के लिए या बाकी जो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है, एक तो फूड ग्रेन्स फॉर दिस अर्बन पॉपुलेशन एंड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस, ये भी इनको चाहिए था। इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसकी जो डिमांड बढ़ रही थी यूरोप में, ये डिमांड पूरा करने के लिए, रॉ मटेरियल्स की डिमांड, खाम मवाद की डिमांड पूरा करने के लिए, इंडस्ट्रियल सनअती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, इनका मुद्दा मकसद पूरा करने के लिए इन्होंने हिंदुस्तान में जो फॉरेस्ट एरिया था इसको क्लियर करना स्टार्ट किया गया। यानी कि पहली जो डिफॉरेस्टेशन का पहला काज था वो था जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, फूड ग्रेन्स की ज्यादा जरूरत थी, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट एरिया को क्लियर कर दिया गया, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हुई। ये पहला रीजन था। दूसरा, जो ब्रिटिशर्स थे हिंदुस्तान में, इन्होंने हिंदुस्तानियों को एनकरेज किया कि आप कमर्शियल क्रॉप्स, यानी बाजार में भेजने वाले क्रॉप्स आप अपने जमीनों पे लगाओ। और ये क्रॉप्स इन्हें कहाँ चाहिए थे? यूरोप में चाहिए थे, क्योंकि वहाँ जो अर्बन पॉपुलेशन है उनको ज्यादा से ज्यादा गज़ा चाहिए था, तो और रॉ मटेरियल इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए चाहिए था। इसलिए जब ब्रिटिश वालों ने इनको एनकरेज किया इन क्रॉप्स के लिए, या इंडस्ट्रियल मटेरियल हमें चाहे, इसकी वजह से हिंदुस्तान में जो ये था फॉरेस्ट एरिया था, तो वो यहाँ बाकी किसी भी मुल्क में जहाँ पे फॉरेस्ट सोसाइटी एग्जिस्ट होती थी, तो वहाँ पे ब्रिटिश वालों ने ऐसे ही काम किया, जिसकी वजह से न कि हिंदुस्तान में बल्कि पूरे दुनिया में जहाँ पे इनकी कॉलोनीज थी वहाँ फॉरेस्ट एरिया को क्लियर करना पड़ा, फॉरेस्ट एरिया को वहाँ पे नुकसान पहुंचा, वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन शुरू हो गई। तीसरी बात, ये जब ब्रिटिशर्स थे, या हम कहेंगे कॉलोनियल रूलर जो थे, कॉलोनियल रूलर्स और स्टेट, ये समझते थे कि ये फॉरेस्ट्स वायर अनप्रोडक्टिव, यानी कि ये कोई फायदेमंद चीज नहीं है। ये जो जंगलात है या जो पेड़ पौधे हैं, ये कोई फायदेमंद नहीं है। इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एनकरेज किया कि क्लियर मोर एंड मोर फॉरेस्ट, क्लियर मोर एंड मोर फॉरेस्ट्स and bought land under cultivation, and bought forest land under cultivation, यानी कि इनका ख्याल था, इनके जहन में ये बात थी कि फॉरेस्ट एरिया है ये फायदेमंद नहीं है, इसके मुकाबले में जो कल्टिवेटेड एरिया है वो फायदेमंद है। इसलिए इन्होंने इनको हिदायत दी अपने कॉलोनियल इलाकों को
या अब जिन पे ये हुक्मरानी कर रहे थे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया को क्लियर करो और उनको किस एरिया ज़मीन में लाओ, कल्टीवेशन एरिया में कन्वर्ट करो। इससे क्या होगा, वहाँ से कल्टीवेट एरिया से हमें एक तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स निकलेंगे, दूसरा वहाँ से रेवेन्यू भी आएगा, और तीसरा क्या होगा, इट विल एनहांस इनकम ऑफ स्टेट, यानी कि स्टेट की या मुल्क की आमदनी बढ़ेगी। लेकिन इस पर्पज के लिए क्या करना पड़ा, उन्हें यही लगता था कि सिर्फ कल्टिवेट एरिया जो है ये फायदेमंद है, फॉरेस्ट इज कल्टिवेटेड, फॉरेस्ट फायदेमंद नहीं है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने इनकरेज किया कि इंडिया में या किसी भी इलाके में जहाँ पे इन्होंने कॉलोनीज बनाई थी कि फॉरेस्ट क्लियर करो, ये फायदेमंद नहीं है, आप फॉरेस्ट एरिया क्लियर करो, वो जमीन जो है एग्रीकल्चर पर्पज के लिए इस्तेमाल करो, वहाँ से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स निकलेंगे, वहाँ से फिर रेवेन्यू आएगा और स्टेट की इनकम बढ़ेगी। इस वजह ये भी एक वजह बनी कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट जो थे, ज़्यादा से ट्री वाले एरिया जो थे, इनको दरख्त वाले एरिया इनको क्लियर किया गया। और ये भी एक रीज़न था, तीसरा रीज़न ये भी था कि इसलिए डिफॉरेस्टेशन की जो वजूहात बनी। इसके अलावा क्या हुआ, कहा जाता है कि बाय अर्ली 19th सेंचुरी ये कहते हैं ओक फॉरेस्ट जो कि इंग्लैंड में थे, ये तकरीबन खत्म होने शुरू हो गए क्योंकि इन्हें काटा जाता था, नए से नहीं लगाया जाता था। इससे क्या हुआ, जो टिम्बर सप्लाई थी फॉर मेकिंग रॉयल नेवी शिप्स, ये टिम्बर सप्लाई शॉर्ट हो गई, यानी कि जो रॉयल नेवी शिप्स थे वो जहाज बनाने के लिए जो टिम्बर चाहिए थी, जो लकड़ी चाहिए थी, ये शॉर्ट हो गई क्योंकि इस ओक फॉरेस्ट यानी ओक टिम्बर से ये जहाज बनाए जाते थे। और जब ये फॉरेस्ट डिसअपियर होना शुरू हो गए, इनके जब बहुत ज़्यादा ये डिफॉरेस्टेशन हो गई, ये बहुत ज़्यादा तादाद में काटे गए, तो ये टिम्बर सप्लाई शॉर्ट हो गई। उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से आप ब्रिटिश वाले इस परेशानी में पड़ गए कि जहाज बनाने के लिए, ये रॉयल शिप्स बनाने के लिए हम, चूंकि इनको अपना इक़्तिदार दुनिया भर में जमाना था, इन्होंने दुनिया भर पे कब्जा किया था, कि अब अपनी ताकत कायम रखने के लिए, क्योंकि उस वक्त ये हवाई जहाज वाला कसा नहीं था, तो नेवी शिप्स बरकरार रखने के लिए, स्ट्रेंथ बनाने के लिए, फौज की स्ट्रेंथ इन शिप्स के जरिए बढ़ाने के लिए हमें शिप्स जो बनाने थे उसके लिए हम टिम्बर सप्लाई कहाँ से ला गए, इसके लिए एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स भेजी गई। एक्सपर्ट्स किस लिए, सर्च द टिम्बर फॉर मेकिंग शिप्स इन इंडिया, यानी कि एक टीम भेजी गई ताकि ये जो सप्लाई है, कौन सी सप्लाई, टिम्बर की सप्लाई, लकड़ी की सप्लाई, ये जहाज बनाने के लिए ये हिंदुस्तान से लाया जाए। बाय 1820 कहा जाता है, बाय 1820 टेम्स वायर सेंट टू इंडिया, हिंदुस्तान ये टेम्स भेजी गई ताकि ये देख लें कि हिंदुस्तान के जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट रिसोर्स ऑफ इंडिया, इसको एक्सप्लोर किया जाए, इसको इस्तेमाल में लाया जाए, किस पर्पस के लिए, फॉर मेकिंग रॉयल नेवी शिप्स, यानी कि अब ब्रिटिश वालों को जो जहाज बनाने थे, जब सप्लाई कहाँ खत्म हो गई, इंग्लैंड में सप्लाई खत्म हो गई डिफॉरेस्टेशन से, तो अब जंगल कहाँ काटने शुरू किए गए, हिंदुस्तान में जंगल काटने शुरू कर दिए गए, किस काम के लिए, फॉर मेकिंग रॉयल नेवी शिप्स। और ऑन द मैसूर स्केल टिम्बर वाज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, हिंदुस्तान से एक बड़ी तादाद में क्या ली गई, ये टिम्बर, ये जहाज बनाने के लिए, यानी कि अब हिंदुस्तान के जंगलों का सफाया शुरू हो गया
किसके लिए? बरतानिया ने अपने काम के लिए, रॉयल नेवी शिप्स बनाने के लिए। इससे भी हिंदुस्तान में बहुत हद तक डिफॉरेस्टेशन हुई। इसके अलावा चौथा जो काज था वो था सेपरेट ऑफ रेलवेज। वो था क्या था? सेपरेट ऑफ रेलवेज। सेपरेट ऑफ रेलवेज यानी कि रेलवेज बनाने थे, और रेलवेज पे जो काम चल रहा था, रेलवे बनाने के लिए भी टिम्बर चाहिए थी, यानी कि लकड़ी चाहिए थी। इससे दो तरह के नुकसान हुए। एक तो रेलवे ट्रैक्स, जहां जहां से रेलवे ट्रैक्स चल रहे थे, along रेलवे रूट्स all forests were cleared। यानी कि जहां जहां से रेलवे रूट्स लिए गए, वहां अगर कहीं पे भी फॉरेस्ट आ गया तो उन फॉरेस्ट का सफाया किया गया रेलवे रूट निकालने के लिए। यानी कि रेलवे बनने से ये एक तरह का डिफॉरेस्टेशन हो गई, एक किस्म की डिफॉरेस्ट हो गई। अलॉन्ग द रूट्स जितने भी फॉरेस्ट थे उनको क्लियर किया गया, यानी कि अलॉन्ग रेलवे रूट्स देयर वाज डिफॉरेस्टेशन एज वेल। दूसरा, इस रेलवे से क्या हुआ? एक रेलवे ट्रैक पे तकरीबन 1 माइल ऑफ रेलवे ट्रैक, 1 माइल ऑफ रेलवे ट्रैक रिक्वायर्स। एक रेलवे ट्रैक पर कितनी जरूरत थी इनकी? ये लकड़ी की या प्लैंक, स्लीपर जिनको हम कहते थे, स्लीपर्स या प्लैंक्स, मैंने इसको पर पचवाना, कितनी जरूरत थी? 1700 to 2000 सॉरी। स्लीपर्स किसको बोलते हैं? कोई प्लैंक्स या कोई बड़ी मैंने पचवाना या फाड़ खाई लक्ष्य। तो एक माइलस में क्या जरूरत? 1700 पे ये कहते हैं कि जो जितना रेलवे एक्सपैंड हुआ उतना एक तो जहां जहां से रूट्स गए वहां से भी फॉरेस्ट लैंड क्लियर किया गया। दूसरा, जितना इसकी जो माइलेज बढ़ गई, जितने इसके किलोमीटर बढ़ाए गए, वहां पे ज्यादा लकड़ी की ज्यादा जरूरत थी। और माना जाता है कि 1 माइल में 1700 से 2000 तक लकड़ी के फटे की जरूरत पड़ती थी। कहा जाता है सिर्फ अगर हम ये मानेंगे एज अर्ली एज मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी, यानी अगर हम मद्रास की बात करेंगे, मद्रास प्रेसिडेंसी की बात करेंगे, सिर्फ मद्रास के इलाके में जो इनके हुक्मरान थे, इसने तकरीबन 35,000 ट्रीज वायर कट डाउन फॉर दिस पर्पज। यानी कि रेलवे ट्रैक के लिए सिर्फ मद्रास की सदारत से या मद्रास की प्रेसिडेंसी से तकरीबन 15,000 ये जो दरख्त थे वो काटे गए थे। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जितना रेलवे ट्रैक बड़ा हो गए, जितने रेलवे ट्रैक के किलोमीटर बढ़ गए होंगे, उतने सारे कितने जंगलातों का सफाया किया होगा, कितनी डिफॉरेस्टेशन हुई होगी। क्योंकि इन्होंने एग्जाम्पल सिर्फ दिया है मद्रास की। तकरीबन 35,000 ये जो थे ट्रीज थे, दरख्त जो थे, वो कहां से काटे गए थे? कहां से काटे गए? सिर्फ मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास एरिया से। और इसी के साथ ये जो रेलवे ट्रैक्स, फॉरेस्ट लैंड, रेलवे ट्रैक्स स्टार्ट डिसअपियरिंग वेरी फास्ट। यानी कि जहां जहां रेलवे रूट्स थे वहां से तकरीबन वहां से सफाया हुआ। किसका सफाया हुआ? ये जो फॉरेस्ट से उनका सफाया हुआ है। और कहा जाता है कि बाय 1946 तकरीबन हिंदुस्तान में कितना रेलवे ट्रैक लेंथ ऑफ ट्रैक्स इंक्रीज ओवर 7,65,000 किलोमीटर। 6,75,000 किलोमीटर ये जो था, इट वाज द लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक। जो इतनी रेलवे ट्रैक की लेंथ थी, तो इससे अंदाजा हो सकता इसमें कितने फटे लगे होंगे और इसके लिए कितने जंगलात का सफाया किया होगा। तो हम बात कर रहे थे डिफॉरेस्टेशन की इंडिया में या किसी भी कॉलोनियल एरिया में जहां पे बरतानिया ने अपनी कॉलोनीज बनाई थी, वहां
डिफॉरेस्टेशन जो हुई, यानी कि फॉरेस्ट सोसाइटी जो हुई, उनके जो लाइवलीहुड उसको कैसे असरअंदाज हुई, कैसे उन पे इफेक्ट हुए। हमने यहाँ पर रीजंस पढ़े कि जो पहले पॉपुलेशन बढ़ी, उसकी वजह से सब लोगों को ग़िज़ा की ज़रूरत पड़ी, उसके लिए फॉरेस्ट लैंड क्लियर किया गया। उसके बाद बरतानिया ने अपने कॉलोनीज एरियाज में कमर्शियल क्रॉप्स के लिए लोगों को इनक्रेज किया। उसके लिए भी यहाँ उनको इंडस्ट्रियल के लिए रॉ मटेरियल चाहे, तो उसके लिए भी उन्होंने लोगों को इनक्रेज किया कि आप फॉरेस्ट्स को कट करो, आप डिफॉरेस्टेशन करो। इसके अलावा जो तीसरा रीज़न हमने देखा कि वो था मेकिंग ऑफ नेवी रॉयल शिप्स। जब इंग्लैंड में ओक फॉरेस्ट्स की किल्लत हुई, वहाँ पे ओक फॉरेस्ट्स खत्म हो गए, तो रिसर्च डैमेज कहाँ भेज गई, इंडिया भेज गई कि इंडिया के फॉरेस्ट्स को इस पर्पज़ के लिए एक्सप्लोर किया जाए। और इंडिया से बहुत बड़ी तादाद में ये जो टिम्बर थी वो ले गई, कहाँ बरतानिया ले गई इन रॉयल शिप्स को बनाने के लिए। और चौथी बात, जो इंडिया में ही रेलवे ट्रैक्स बना रहे थे, वहाँ दो तरह से जंगलात का नुकसान हुआ। पहला कि जो भी ज़मीन जहाँ से रेलवे रूट्स निकाले गए, वहाँ से फॉरेस्ट लैंड को क्लियर कर दिया गया। और दूसरी तरफ से ये जो रेलवे ट्रैक बना रहे थे, उस पर में लकड़ी के फटों की ज़रूरत थी, और तकरीबन एक ये माइल में 1700 से 2000 तक फट्टे की जरूरत पड़ती थी। और अगर हम सिर्फ एक प्रेसिडेंसी की बात करेंगे, मद्रास प्रेसिडेंसी, वहाँ तकरीबन 35,000 दरख्तों को काटा गया था। इससे आप अंदाजा कर सकते थे ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड हिंदुस्तान या किसी भी और मुल्क में डिफॉरेस्टेशन कैसे की गई, अपने जो इनके पर्पस थे, मकसद थे, चाहे वो रॉ मटेरियल की सूरत में था या रेवेन्यू इनको हासिल करना था, या अपने लोगों के लिए ग़िज़ाई अजनास की जो कमी थी वहाँ पे बरतानिया में, खासकर अर्बन इलाकों वो कमी पूरी करनी थी। कैसे इन्होंने ये जो हमारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज थे किसी भी मुल्क के, और हम खासतौर पर हिंदुस्तान की बात, कैसे इन्होंने इन वसाइल्स को बेतहाशा नुकसान पहुँचा, बेतहाशा इनका इस्तेमाल किया। और पूरी की पूरी दुनिया जो थी वो आज इसी डिफॉरेस्टेशन की वजह से परेशान है, क्योंकि अब हम ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ओजोन लेयर डिप्लेशन जैसी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। लेकिन ये काम, डिफॉरेस्टेशन काम सदियों से हो रहा था, और ज़्यादा से ज़्यादा ये कब हुआ, कॉलोनियल पीरियड के दौरान। तो वहाँ पे एक सिस्टमेटिक बनाया था, और बहुत वसी पैमाने पर ये जंगलात का कटाव हुआ। आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी वसलाम।